ये नॉर्डिक कंट्रीज किन्हें कहते हैं, या फिर ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं ये कौन सी कंट्रीज हैं, या फिर यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन में डिफरेंस क्या है। ये क्वेश्चंस आपने शायद सुने होंगे, लेकिन इस वीडियो में मिलने वाले हैं आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप एंड वेलकम टू ट्रिकेट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों, पिछला वीडियो था हमारा यूरोप का इंट्रोडक्शन। आज का वीडियो होने वाला है यूरोप का नॉर्दर्न पार्ट, जिसमें हम देखेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन तो बनता है। तो क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए कि आपको 3 ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्रीज का नाम बताना है जो यूरोप और एशिया दोनों का पार्ट है। क्वेश्चन का आंसर करिए और उसके साथ आगे बढ़ते हैं वीडियो में। लेट्स गो। अब हम देखते हैं नॉर्दर्न यूरोप, और नॉर्दर्न यूरोप को भी हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है ये वाला पोर्शन जिसमें आपको देखने को मिलेगा आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड और डेनमार्क भी, इसको नहीं भूलना है। तो टोटल 5 कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी। इन कंट्रीज को बोल दिया जाता है नॉर्डिक कंट्रीज। और जो दूसरा पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको कह देते हैं ब्रिटिश आइल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्डिक कंट्रीज को। अब सबसे पहले नॉर्डिक का मीनिंग क्या होता है। नॉर्डिक का मतलब होता है नॉर्दर्न आइलैंड्स। तो ये यूरोप के नॉर्दर्न पोर्शन में है, इसलिए इनको नॉर्डिक कंट्रीज बोला जाता है। साथ ही ये जो कंट्रीज है ना, ये 5 कंट्रीज, इनका कल्चर बहुत सिमिलर है। यहाँ पर वाइकिंग्स, अगर आप जानते हैं, वो राज किया करते थे एक टाइम पर, और उसकी वजह से यहाँ पर सिमिलर टाइप का कल्चर है। और अगर आप इनके फ्लैग्स देखेंगे, ये देखिए स्क्रीन में आपको फ्लैग दिख रहे हैं, तो काफ़ी सिमिलर हैं सबके फ्लैग, सब में आपको क्रॉस देखने को मिलेगा। साथ ही एक काउंसिल है जिसको बोलते हैं नॉर्डिक काउंसिल, जिसके ये 5 मेंबर्स हैं और इनके द्वारा ये एसोसिएशन बनाया गया है। दोस्तों, उसके अलावा भी आपको बहुत सारे टर्म्स सुनने को मिलेंगे, जैसे कि स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। पहली बात मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया कि यूरोप जो है वो खुद में एक पेनिनसुला है, लेकिन यूरोप में भी आपको छोटे छोटे पेनिनसुलास देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला पेनिनसुला हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं और उसको कहते हैं स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। और स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में आता है आपका नॉर्वे और स्वीडन। तो ये रीजन जो है, इसको कहते हैं हम स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। तो देख सकते हैं ये 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। आपको एक और टर्म सुनने को मिलेगा और वो टर्म है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। जब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात करते हैं तो उसमें डेनमार्क भी जोड़ दिया जाता है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला के साथ। यानी कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की जब हम बात करेंगे तो नॉर्वे, स्वीडन प्लस डेनमार्क का ये वाला रीजन। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का मतलब क्या है? नॉर्वे प्लस स्वीडन प्लस डेनमार्क। तो ये तो हमने देख लिया इन 5 कंट्रीज के बारे में, कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स रिगार्डिंग देयर नेम एंड ऑल। अब इन कंट्रीज को एक एक करके थोड़ा डिटेल में देखते हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आइसलैंड। तो आइसलैंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऊपर यहाँ पर ग्रीनलैंड पड़ता है, ठीक है। ग्रीनलैंड के नीचे आपको आइसलैंड देखने को मिलेगा। ये बाकी की जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं उनसे थोड़ा दूर है, लेकिन ये इन्हीं का भाई है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इस बात का। और ये ऊपर ग्रीनलैंड है, यहाँ पर आइसलैंड है। इसके बीच में आपको एक स्ट्रेट देखने को मिलेगा जिसको कहा जाता है डेनमार्क स्ट्रेट, या फिर इसको ग्रीनलैंड स्ट्रेट भी कहा जाता है। और ग्रीनलैंड यहाँ पर है तो ग्रीनलैंड सी भी आपको बगल में देखने को मिलेगा, ओके। और ये रहा आइसलैंड। आइसलैंड एक रिपब्लिक है, ये कोई मोनार्की नहीं है। और आइसलैंड की अगर कैपिटल की बात करें तो वो है रिकीविक। और रिकीविक की खासियत ये है कि ये वर्ल्ड की नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल है, ठीक है। तो ध्यान रखें, नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इज रिकीविक। साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि जो आर्कटिक सर्कल है वो पास नहीं होता है आइसलैंड से, लेकिन आपसे पूछा जाए कि किस कंट्री की कैपिटल सबसे नियरेस्ट है, सबसे पास में है आर्कटिक सर्कल के, तो वो आइसलैंड की ही कैपिटल है। अगर आप देखेंगे बाकी की कंट्रीज, नॉर्वे, स्वीडन या फिनलैंड की, उनकी कैपिटल यहाँ पर ये जो 60 डिग्री लैटिट्यूड है इसके आसपास पड़ती हैं। ऐसे ही रशिया का जो मॉस्को है वो भी काफी नीचे पड़ता है। तो आइसलैंड की कैपिटल जो है वो नियरेस्ट है आर्कटिक सर्कल के, और ये नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी है। दोस्तों, आइसलैंड की एक और बात, अगर मैं आपको टेक्टोनिक प्लेट्स वाला डायग्राम दिखाऊं फिर से, ये देखिए, तो ये रहा आइसलैंड यहाँ पर, और इसके इस तरफ तो यूरेशियन प्लेट है और इस तरफ है आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। तो इसके बीचों बीच से ये प्लेट्स का डिवीजन है। तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से आपको आइसलैंड में यहाँ पर बहुत सारे वॉल्केनोज देखने को मिलेंगे और बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स देखने को मिलेंगे कि पानी बाहर निकल रहा है धरती से और वो बहुत गर्म पानी निकल रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंट्री की तरफ और वो है नॉर्वे। दोस्तों, अगर आप नॉर्वे के मैप को देखेंगे ना, ये आपको एक स्पून की तरह नहीं लग रहा?
और अगर नॉर्वे के ऑफिशियल नेम की बात करें तो इसका नाम है किंगडम ऑफ नॉर्वे, यानी कि यहाँ पर मोनार्की चलती है, लेकिन जो मोनार्की है वहाँ पर कुछ खास पावर नहीं है मोनार्की को। और अगर इस नॉर्वे की बॉर्डर्स देखें तो इधर ये स्वीडन के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, यहाँ पर फिनलैंड के साथ, और यहाँ पर ये रशिया के साथ छोटा सा बॉर्डर शेयर कर रहा है। नॉर्वे की कुछ ओवरसीज टेरिटरीज भी हैं, तो एक टेरिटरी तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, इसको बोलते हैं यान माइन। एक टेरिटरी आपको ऊपर यहाँ आर्कटिक सर्कल की तरफ देखने को मिलेगी, स्वालबार्ड आर्कीपेलागो। जो स्वालबार्ड आर्कीपेलागो है ये काफ़ी ऊपर है, ऑलमोस्ट नॉर्थ पोल की तरफ है, तो यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। लेकिन ये वाला है ना, ये वाली टेरिटरी जो है यहाँ पर कोई नहीं रहता है। अगर कैपिटल की बात करें नॉर्वे की तो वो है ओस्लो, यहाँ पर पड़ती है ओस्लो। और आपको एक चीज नोट करनी चाहिए कि नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड की कैपिटल्स आपको ये जो 60 डिग्री लैटिट्यूड यहाँ से जा रहा है इसके आसपास ही देखने को मिलेंगी। ये यहाँ पे देखिए स्टॉकहोम जो स्वीडन की कैपिटल है, और फिनलैंड की हेलसिंकी। इसका रीजन ये भी है क्योंकि ऊपर की तरफ ठंड बहुत होती है, तो लोग इस तरफ बहुत कम रहते हैं, वो नीचे के रीजन में ही रहते हैं। और जितना ऊपर आप रहोगे वहाँ पर ये भी होता है कि भाई बहुत टाइम तक अंधेरा ही हो रहा है, आपको सूरज देखने को नहीं मिल रहा है। फिर एक ऐसा सीजन आएगा जहाँ पर आपको सिर्फ धूप ही धूप देखने को मिल रही है, रात नहीं हो रही है, तो इसीलिए लोग नीचे की तरफ रहते हैं, ऊपर की तरफ नहीं रहते। और दोस्तों जो नॉर्वे है ये विंटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे इतनी ठंड होती है तो उससे रिलेटेड जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं उनमें इनको अलग ही महारत हासिल है। इसका परफेक्ट एग्जांपल ये है कि जो विंटर ओलंपिक्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स नॉर्वे के पास ही हैं। साथ ही एक और इंटरेस्टिंग बात नॉर्वे की यह है कि जो नोबेल पीस प्राइज अवार्ड है वो नॉर्वे के द्वारा ही दिया जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि नोबेल प्राइज जो है उसकी भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो जो नोबेल पीस प्राइज अवार्ड है वो दिया जाता है नॉर्वे के द्वारा, और बाकी के जो अवार्ड्स हैं नोबेल प्राइज के वो दिए जाते हैं स्वीडन के द्वारा। और दोस्तों मैंने आपको बता रखा था कि यहाँ पर स्कैंडिनेवियन माउंटेन रेंज पड़ती है, और स्कैंडिनेवियन माउंटेन रेंज में इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है गाल्डहोपिंग, और ये नॉर्वे में स्थित है। और इसकी जो हाइट है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, अराउंड 2500 मीटर है आई थिंक। लेकिन ये जो नॉर्डिक रीजन है ना उसमें हाईएस्ट पीक की बात करेंगे तो वो यही है। साथ ही वाटर बॉडीज की बात करें तो हम देख ही चुके हैं, यहाँ पर नॉर्वे के बगल में पड़ता है नॉर्वियन सी, और यहाँ पड़ता है नॉर्थ सी। अब देखते हैं अगली कंट्री, एंड दैट इज स्वीडन। स्वीडन भी नॉर्वे की तरह है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, लेकिन यहाँ पर भी जो मोनार्की है उसको कुछ खास पावर्स है नहीं। साथ ही स्वीडन की जब हम बात करेंगे, आई नो बहुत सारे लोगों को इस इंसान का नाम पता होगा, प्यूडीपाई। वो जो सब्सक्राइबर्स वाली जंग चली थी ना प्यूडीपाई और टी सीरीज के बीच में, तो उसकी वजह से आई थिंक बहुत लोगों को इस यूट्यूबर का नाम पता होगा। लेकिन जिनको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं रहता उनके लिए मैं दूसरा नाम बताऊंगा, और वो है एल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, तो प्यूडीपाई या फिर एल्फ्रेड नोबेल दोनों यहीं से बिलोंग करते हैं, स्वीडन से। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे एल्फ्रेड नोबेल की। एल्फ्रेड नोबेल जिनके नाम पर नोबेल अवार्ड दिया जाता है, उनका ही जो मनी है उससे ये पुरस्कार दिया जाता है। और उसके पीछे बहुत बड़ी एक स्टोरी है कि एल्फ्रेड नोबेल ने ये क्यों डिसाइड किया कि उनकी जो संपत्ति है उससे उन लोगों को अवार्ड किया जाए जो ह्यूमन काइंड के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उसको जरूर देखें। बहुत छोटी सी वीडियो, आई थिंक 5 से 7 मिनट की वीडियो है, लेकिन आपको उससे पूरा पता चल जाएगा नोबेल प्राइज से रिलेटेड सारी बातें और क्या स्टोरी रही है एल्फ्रेड नोबेल की। तो स्वीडन के थे एल्फ्रेड नोबेल, और मैंने आपको बताया कि नोबेल पीस प्राइज जो है वो दिया जाता है नॉर्वे के द्वारा, लेकिन जो बाकी के बचे हुए नोबेल प्राइजेस हैं वो दिए जाते हैं स्वीडन के द्वारा। बाकी के नोबेल प्राइजेस कौन से हैं आपको मुझे कमेंट्स में लिख के बताना है। जिनको नहीं पता वो वाली वीडियो देखें, उसका ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उस कैपिटल की बात करें तो वो है स्टॉकहोम, और आपको स्वीडन और फिनलैंड के बीच में ये देखने को मिलेगा गल्फ ऑफ बॉटनिया। ये आपको पता होना चाहिए गल्फ ऑफ बॉटनिया कहाँ पर पड़ता है, तो ध्यान रखना है कि स्वीडन और फिनलैंड के बीच। उसके अलावा कुछ और टेरिटरीज भी हैं। यहाँ पर आप देखिए ये जो गॉटलैंड है वो भी इनकी टेरिटरी है, और यहाँ पर ओलैंड जो है वो भी इनकी ही टेरिटरी है। और यहीं पर पड़ता है बाल्टिक सी। ठीक है, बाल्टिक सी कहाँ पर पड़ रहा है? स्वीडन के ईस्टर्न पोर्शन में। और बाल्टिक सी के ही नाम पर कुछ कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी जिनको बाल्टिक कंट्रीज बोला जाता है, और वो हैं एस्टोनिया, लाटविया और लिथुएनिया, जिनको हम आने वाले टाइम पर पढ़ेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फिनलैंड के बारे में। तो फिनलैंड जो है वो एक मोनार्की नहीं है, यहाँ ये एक रिपब्लिक है, इसलिए इसको कहा जाता है रिपब्लिक ऑफ फिनलैंड, इसका नाम है। और जो हमारी नॉर्डिक कंट्रीज है ना, नॉर्डिक कंट्रीज में फिनलैंड और आइसलैंड ही रिपब्लिक कंट्रीज हैं। बाकी की जो नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क हैं ये आपको मोनार्कीज देखने को मिलेंगी। और फिनलैंड, जब भी आपसे कोई पूछे ना तो आपके दिमाग में 2 चीजें हमेशा जागनी चाहिए। पहली बात, नोकिया यहीं की कंपनी है फिनलैंड की। दूसरी बात, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम माना जाता है। यहाँ पर बच्चों को होमवर्क वगैरह नहीं दिए जाते हैं, वहाँ पर क्लासेस बहुत लंबी नहीं चलती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो वर्ल्ड में बेस्ट है।
दोस्तों आपको फिनलैंड की एक टेरिटरी देखने को मिलेगी जिसको कहा जाता है एलैंड आर्कीपेलागो। यहाँ पर ये बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिनको एलैंड आर्कीपेलागो कहा जाता है, और ये एक ऑटोनोमस टेरिटरी है जो फिनलैंड के अंडर आती है, ठीक है। लेकिन ये ऑटोनोमसली वर्क करती है, खुद का एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह खुद से देखते हैं ये लोग, लेकिन ये पार्ट किसका है? फिनलैंड का। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और फिनलैंड के इधर यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया था ना, बाल्टिक कंट्रीज जो पड़ती हैं, और उसकी जो सबसे ऊपर ये कंट्री है एस्टोनिया, और इस तरफ रशिया पड़ रहा है, और यहाँ पर आपका फिनलैंड है। इनके बीच में क्या पड़ रहा है? गल्फ ऑफ फिनलैंड, ठीक है। फिनलैंड के नीचे ही आपको क्या देखने को मिलेगा? गल्फ ऑफ फिनलैंड। इधर गल्फ ऑफ बॉटनिया है फिनलैंड के एक तरफ, और एक तरफ क्या है? गल्फ ऑफ फिनलैंड। तो इसका भी आप ध्यान रखें। और ऊपर यहाँ पर बेरेंट सी पड़ता है, वो तो हम देख ही चुके हैं। अच्छा हाँ, कैपिटल की तो हमने बात की नहीं। कैपिटल है इनकी हेलसिंकी, ठीक है। हेलसिंकी कैपिटल है फिनलैंड की, और ये सेकंड मोस्ट नॉर्दर्न कैपिटल है ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल कौन सी थी? रेकिविक, जो कि आइसलैंड की कैपिटल है। सेकंड नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल है फिनलैंड की हेलसिंकी, ठीक है। अगर आप देखें तो ये जो कैपिटल है ये 60 डिग्री लैटिट्यूड जो है उसके ऊपर पड़ रही है। बाकी ये स्टॉकहोम और ओस्लो 60 डिग्री के नीचे पड़ रही हैं। फिर ये मॉस्को तो काफ़ी नीचे पड़ रहा है, 40 डिग्री के भी नीचे चला जाता है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में स्वीडन एक ऐसी कंट्री है जो यहाँ पर बॉर्डर शेयर नहीं करती है रशिया के साथ। बाकी की नॉर्वे और फिनलैंड बॉर्डर शेयर करती हैं रशिया के साथ। अब आगे बढ़ते हैं और आखिरी नॉर्डिक कंट्री के बारे में जानते हैं, एंड दैट इज डेनमार्क। तो डेनमार्क को आप देखिए, ये रहा डेनमार्क, ठीक है। और डेनमार्क एक तरीके से एक लिंक की तरह काम करता है नॉर्दर्न यूरोप और बाकी का जो नीचे वाला जो यूरोप है ना उसके बीच में। और ये भी एक पेनिनसुला है। ये जो डेनमार्क का जितना भी आपको टेरिटरी दिख रही है ना पूरी यहाँ पर, इसको बोलते हैं जूटलैंड पेनिनसुला, ठीक है। तो जूटलैंड पेनिनसुला में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी तक हमने दो पेनिनसुलास देख लिए हैं। ऊपर हमने देखा था सबसे पहले स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, और अभी हमने देखा जूटलैंड पेनिनसुला। डेनमार्क की अगर बाउंड्रीज की बात करें तो ये सिर्फ नीचे जर्मनी के साथ बाउंड्री शेयर करता है और किसी के साथ ये बाउंड्री शेयर नहीं करता है। डेनमार्क में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये एक मोनार्की है, इसलिए इसका नाम है किंगडम ऑफ डेनमार्क। और किंगडम ऑफ डेनमार्क के अंदर दो और टेरिटरीज आती हैं। एक है यहाँ पर जिसको कहते हैं फेरो आइलैंड्स, और दूसरा है यहाँ पर जिसको कहते हैं ग्रीनलैंड। तो फेरो आइलैंड जो है वो तो यूरोप में ही आ जाते हैं, लेकिन ग्रीनलैंड जो है ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का पार्ट है, ठीक है। तो डेनमार्क की दो ओवरसीज टेरिटरीज, एक है फेरो आइलैंड, दूसरी है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड। अब दोस्तों ये डेनमार्क का पार्ट तो जरूर है, किंगडम ऑफ डेनमार्क का ये पार्ट है, लेकिन दोनों ही जगह पर ग्रीनलैंड वालों का खुद का एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पर फेरो आइलैंड वालों का खुद का एडमिनिस्ट्रेशन है। वहां पर डेनमार्क का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलता है। बस जो डिफेंस से रिलेटेड मैटर्स हैं, फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड मैटर्स हैं, कम्युनिकेशन और जस्टिस से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उन पर डेनमार्क इनको हेल्प करता है। बाकी सारे मैटर्स इनके द्वारा खुद हैंडल किए जाते हैं। और ग्रीनलैंड की अगर मैं बात करूँ ना, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशन है जहाँ पर मैं घूमने जाना चाहता हूँ। और यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो वो सिर्फ अराउंड 56,000 है। ग्रीनलैंड बहुत बड़ा है लेकिन सिर्फ इतनी पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है क्योंकि सिचुएशन नहीं है रहने वाली वहाँ पर ज़्यादा। और फेरो आइलैंड की जब बात करते हैं तो यहाँ पर अराउंड 52,000 पॉपुलेशन रहती है। और इनकी भी अगर कैपिटल की बात करें तो ग्रीनलैंड की कैपिटल को बोलते हैं नूक, और फेरो आइलैंड की जो कैपिटल है यहाँ पे लिखा भी हुआ है तोर्शवान। कैपिटल की बात करें डेनमार्क की तो वह है कोपनहेगन, यहाँ पर ये पड़ती है स्वीडन के बहुत ही नज़दीक में। और इसी के साथ हमारी नॉर्डिक कंट्रीज हो गई हैं ओवर। अब हम देखेंगे ब्रिटिश आइल्स को। तो दोस्तों ब्रिटिश आइल्स की जब हम बात करते हैं तो ये पूरा पोर्शन आ जाता है ब्रिटिश आइल्स में। तो ब्रिटिश आइल्स के अंदर आपको बहुत सारे आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, लेकिन दो बड़े आइलैंड्स की अगर हम बात करें तो एक तो हो गया ये वाला जितना रीजन आपको दिख रहा है, ठीक है, और एक हो गया इधर का रीजन जो आपको दिख रहा है। तो इधर वाले रीजन को, जो इतना रीजन है, इसको तो कहते हैं आयरलैंड, ठीक है। और इधर वाला जो रीजन है, ठीक है, इसको कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन। तो आपको अब पता चलने वाला है कि भाई ये जो इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम वगैरह यूज किए जाते हैं टर्म्स, उनका मतलब क्या है, उनमें आपको क्लैरिटी दूंगा मैं आज पूरी तरीके से। तो ये वाला मैप ले लेते हैं। तो दोस्तों तीन कंट्रीज हैं, या फिर आप कह सकते हैं तीन रीजन्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ठीक है। ये इस आइलैंड के अंदर है और इस आइलैंड को कह दिया जाता है ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। तो ग्रेट ब्रिटेन जो आइलैंड है उसके अंदर तीन कंट्रीज देखने को मिलेंगी आपको, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ठीक है। तो आज से आपको अगर कोई ग्रेट ब्रिटेन पूछे तो आपको पता होना चाहिए उसके अंदर तीन कंट्रीज आती हैं। अब जो दूसरा टर्म यूज किया जाता है यूनाइटेड किंगडम, उसका मतलब क्या है वो जानते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि एक तो आइलैंड हो गया आपका ग्रेट ब्रिटेन और एक आइलैंड आपका इस तरफ जो बचा हुआ पोर्शन है उसको बोलते हैं आयरलैंड, राइट। अब आयरलैंड को भी अगर आप देखें तो दो टेरिटरीज हैं इसमें। ऊपर वाले रीजन को आप देख रहे हैं नॉर्दर्न आयरलैंड कहते हैं,
और नीचे वाले रीजन को कहते हैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ठीक है, तो यानी कि ये अलग अलग रीजन्स हैं। हालांकि अगर आप किसी आयरलैंड वाले से पूछेंगे, जब मैं आयरलैंड वाले से कह रहा हूँ यानी उसका मतलब है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के किसी भी इंसान से अगर आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो हमारा ही हिस्सा है। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है उसके अनुसार यही है कि अगर आप ग्रेट ब्रिटेन में नॉर्दर्न आयरलैंड को जोड़ देंगे तो उसको कह दिया जाता है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम 4 कंट्रीज को मिला के बनता है, और वो 4 कंट्रीज कौन सी हैं? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, तो जब हम यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं ना, तो वो क्या है? 4 कंट्रीज को मिला के एक बड़ी कंट्री बना दी गई है, या फिर कहेंगे हम एक किंगडम बना दिया गया है। और इनकी जो हेड है, यानी यहां पर जिनकी मोनार्की चलती है, वो है क्राउन। आपको पता है ना, एलिजाबेथ एट प्रेजेंट, तो वही इन 4 कंट्री की हेड है। तो दोस्तों 1922 से पहले यानी 1921 तक ये पूरा का पूरा आयरलैंड पार्ट हुआ करता था यूनाइटेड किंगडम का ही। लेकिन 1922 में इनको एक तरह से आज़ादी दे दी गई और ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड बन गया। लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड जो था वो वाला पोर्शन स्टिल यूनाइटेड किंगडम के साथ ही रहा। इसकी बहुत बड़ी एक स्टोरी है कि ये कैसे सब कुछ हुआ, क्यों ये नॉर्दर्न आयरलैंड अलग नहीं हुआ और नीचे वाला जो पोर्शन है आयरलैंड का वो अलग हो गया। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर मेरे को लगेगा कि बहुत सारे कमेंट्स आए तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो जरूर बना दूंगा। और हाँ दोस्तों, कुछ बातें, यूरोप का सबसे बड़ा आइलैंड की अगर हम देखें तो वो ग्रेट ब्रिटेन ही है। सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड की बात करेंगे तो वो है आइसलैंड, जो हमने सबसे पहले देखा था। और ब्रिटिश आइल्स के अंदर और भी बहुत सारे आइलैंड्स आते हैं, जैसे कि ये देखेंगे आप यहाँ पर शेटलैंड आइलैंड्स हैं, फिर ऑर्कनी आइलैंड है, हर्ब्राइट्स आइलैंड है। ये सब यूनाइटेड किंगडम के ही पार्ट हैं। यहाँ पर आपको आइल ऑफ मैन देखने को मिलेगा, ये भी यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। नीचे आपको यहाँ पर जॉनसी और जर्सी आइलैंड देखने को मिलेंगे, ये भी ब्रिटिश आइल्स के ही पार्ट हैं और यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। यहाँ पर आपको बीचों बीच ग्रेट ब्रिटेन और आयरिश आइलैंड के बीच में आपको देखने को मिलेगा आयरिश सी, और इधर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा केल्टिक सी। और एक चैनल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये जो जगह है ना यहाँ पर, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन और यहाँ नीचे ये पड़ जाती है कंट्री फ्रांस, इसके बीच का जो रीजन है, वाटर वाला जो रीजन है, इसको कहते हैं इंग्लिश चैनल। तो ध्यान रखें इंग्लिश चैनल कहाँ पर है? इन दोनों के बीच में। और दोस्तों एक चीज तो हम करना भूल ही गए, एंड दैट इज कैपिटल। तो कैपिटल की अगर हम बात करें, स्कॉटलैंड की कैपिटल है एडिनबर्ग। अगर इंग्लैंड की कैपिटल की बात करें तो लंदन, और लंदन में एक रिवर फ्लो करती है, काफी फेमस है वो, उसका कमेंट में आप मुझे नाम बताएं, टी से उसका नाम स्टार्ट होता है। वेल्स की कैपिटल की अगर बात करें तो वो है कार्डिफ। नॉर्दर्न आयरलैंड की कैपिटल है बेलफोर्ड, और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन। और इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है अपना पहला वीडियो ऑन यूरोप। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और जो क्वेश्चंस हमने स्टार्टिंग में बोले थे उन सभी का आंसर आपको पता चला होगा। तो अपने सराउंडिंग में लोगों को ये सब बताना जरूर। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो होने वाला है सदर्न पार्ट ऑफ यूरोप के बारे में। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।